दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है आप सभी से। मैं ये वीडियो दिल से बनाता हूँ, ना कोई टीम है, ना ही यूट्यूब से कमाई होती है। बस शौक है और तुम लोगों का प्यार देखकर हर रोज नया वीडियो लाने की हिम्मत मिलती है। अगर तुम्हें कभी लगे कि मेरी मेहनत सही में काम की है, जिससे तुम्हें थोड़ा सा भी फायदा पहुंच रहा हो, तो फिर थोड़ा सपोर्ट कर देना यार। तो स्क्रीन पे ये मेरा QR है, थोड़ा सा सपोर्ट कर देना यार। नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं दोस्त, तुम बस सुनते रहो, वही बहुत है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के एपिसोड नंबर 735 और 736 का। 3 लोग आपस में बातों में उलझे हुए थे कि तभी अचानक एक चीख सुनाई दी। सब चौंक कर देखे तो सामने एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और ठंडक थी। जुओ फैन तो बस उसे देखकर ठिठक गया। उसकी खूबसूरती देखकर वो दंग रह गया। वो लगभग चू छिंगचिंग जितनी ही सुंदर थी। अरे, इस दुनिया में मेरी पत्नी जितनी खूबसूरत कोई और भी है। लेकिन जुओ फैन के ऐसे देखने से वो और भी भड़क गई। वो बोली, अब बहुत हो गया सरगू। जुओ फैन हैरान होकर बोला, तुम मुझे जानती कैसे हो? उसने तो केवल सांजी से नाम उधार लेकर सेंट्रल एरिया की तरफ गया था। ये नाम नॉर्थ की धरती तक कैसे पहुंच गया? इतने में एक और सुंदर लड़की दौड़ती हुई आई और जुओ फैन को देखकर खुशी से बोली, ओहो, अगर ये गु यीफान नहीं है, आपका बेटा कैसा है? मेरी यंग मिस आपको उस वक्त नहीं देख पाई, लेकिन उसे उस बच्चे की बहुत चिंता थी। वापस लौटते ही उसने दवाइयों की किताबें पढ़ना शुरू कर दिया ताकि इलाज में मदद कर सके। झुइयर, पहली लड़की चिल्लाई और जुओ फैन की तरफ घृणा से देखा। सर गु तो बड़े मुंहजोर निकले। दिन दहाड़े लड़कियों से चिपकते फिरते हो तो जाहिर है तुम्हारा बेटा तो अब उछल कूद रहा होगा, वरना कौन बाप चैन से इधर उधर रंगरेलियां मना सकता है? जुओ फैन एक से दूसरी लड़की को देखता रहा और फिर एक भारी सांस ली। उसे तो बस उनका एहसान चुकाना था और अच्छी छवि बनानी थी, लेकिन ये सारा मामला उल्टा पड़ गया। और वो कमबख्त बाइली यूयू तो बिल्ली की तरह दांत दिखा रही थी और हंसते हुए उसकी हालत और भी खराब कर रही थी। जो उसकी तारीफ होनी थी, अब उसे एक आवारा मजनू समझ लिया गया था। फिर भी जुओ फैन ने हार नहीं मानी। वो झुककर बोला, आप ही वो हैं जिन्होंने मेरे बेटे और मुझे बचाया था, है ना? मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिछली बार इतनी हड़बड़ी में था कि अपना शिष्टाचार भूल गया। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको कैसे संबोधित करूँ? लड़की ने मुंह फेर लिया, एकदम ठंडी और रूखी। झुइयर ने नफरत से कहा, सर तो बड़े दो मुँहे हैं। इस धरती पर ऐसा कोई मर्द नहीं जो हमारी यंग मिस को देखकर उसका नाम न पूछे। लेकिन सर ने पिछली बार नहीं पूछा क्योंकि तब उसकी सूरत नहीं देखी थी। अब पूछ रहे हो? बहाना बहुत ही घटिया लगा। बाइली यूयू भी टपक पड़ी और हंसकर बोली, सच में बहुत घटिया। जुओ फैन ने उसे घूरा, फिर लंबी सांस लेकर दोनों लड़कियों की तरफ हाथ जोड़कर बोला, आप दोनों को शायद कोई गलतफहमी हुई है। मेरे इरादे बिल्कुल साफ हैं। मैं बस ये चीज़ लौटाना चाहता हूँ जो शायद जाने अनजाने में मेरे बेटे के बचाने वालों से ले ली गई थी। कृपया बताइए, क्या मैं कोई और सेवा कर सकता हूँ जिससे ये ऋण चुकाया जा सके? उसने एक लोटा निकाला और आगे बढ़ा दिया। झुइयर ने झपटकर उसे लिया और जांच करके बोली, यंग मिस, एक बूंद भी कम नहीं है, लौटा दो। उस लड़की की ठंडी आवाज आई, तुमने इसे सैक्रेड स्टोन्स देकर खरीदा था, हम ये नहीं रख सकते। जुओ फैन ने कहा, नहीं नहीं यंग मिस, वो सैक्रेड स्टोन्स तो बस एहसान चुकाने के लिए थे। लड़की बोली, सर मेरी बात पूरी होने तो दीजिए। ये लेन देन था और मैं कभी कोई चीज़ वापस नहीं लेती और मैं कभी कोई गंदी चीज़ छूती भी नहीं। उसने उंगली से इशारा किया और वो लोटा वापस जुओ फैन के हाथ में चला गया। जुओ फैन बोला, मिस, शायद आप कुछ गलत समझ रही हैं। जो आपने देखा वो सच्चाई नहीं है। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। असल में तो ये सब। उसने उंगली उठाकर बाइली यूयू की तरफ इशारा किया, लेकिन वो तो अपने मज़े में थी। एकदम मासूम आवाज में बोली, मिस, मैं तो एक नाजुक सी बेचारी औरत हूँ और इस जंगली ने मुझ पर बुरी नज़र डाल दी। देखिए क्या किया मेरे चेहरे के साथ। बाइली यूयू ने अपने लाल सूजे गाल की तरफ इशारा किया और फिर जुओ फैन को आंख मार दी। जुओ फैन का चेहरा उतर गया, मगर चाहे जितना भी गुस्सा आ रहा हो उसे दिखा नहीं सकता था। अब झुइयर को सब कुछ साफ लगने लगा और वो झल्ला उठी, हमें तुझ जैसे को बचाना ही नहीं चाहिए था। औरत पे जोर जबरदस्ती करना जानवर से भी घटिया काम है। जुओ फैन चीखा, अरे लड़की, क्या तुम नहीं देखती कि मेरी बेटी भी है? कौन बाप अपनी बच्ची के सामने ऐसा कुछ करेगा? झुइयर की भौहें कांपी, फिर और भड़क गई। एक तो नीचता और ऊपर से मासूम बच्चों को बिगाड़ना। तू तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं। जुओ फैन का मुंह फड़क गया। वो दांत पीसता रहा, लेकिन बोलने को कुछ नहीं सूझा। औरत से तर्क करना व्यर्थ है, ये बात सच साबित हो रही थी। चाहे जितना भी सबूत हो, वो मानने को तैयार नहीं थी। जुओ फैन ने सिर हिलाया और कियाओएर की तरफ इशारा करके बोला, कम से कम मेरी बेटी से तो पूछ लो कि क्या हुआ था। झुइयर चिल्लाई, हे भगवान, अब बच्ची को भी अपने झूठ में घसीटना चाहते हो? तुम जैसे को मर्द कहना भी गुनाह है। इतनी छोटी बच्ची क्या समझेगी? उसे झूठ सिखा रहे हो ताकि खुद को साफ दिखा सको। उसकी कल्पना तो 7वें आसमान पर थी, लेकिन पूरी तरह उल्टी दिशा में। जुओ फैन ने धीरे से सिर झुकाया और बोला, ठीक है मिस, अब तुम ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो। तुम जीत गई।
जो चाहो सोचो, मैं हार मानता हूँ। अगर तू मानता है तो अब इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पहली लड़की गर्जी। ज़ुओफैन ने सिर झटक दिया। ये दोनों तो ज़बरदस्ती मुझसे कबूल करवाना चाहती हैं। अब तो मुझे मार डालोगी? हाँ, जिस जान को बचाया था अब उसी को अपने हाथों से खत्म करूंगी, जिससे दुनिया को फिर एक बला से मुक्ति मिले। उस लड़की की आंखों में खून उतर आया और उसने ज़ुओफैन पर वार कर दिया। उसकी हथेली से निकली हवा ने चारों ओर बर्फ जमा दी, लेकिन उस बर्फ में एक अजीब सी आग थी जो माहौल को जलते हुए तंदूर में बदल रही थी। बाइली यूयू चिल्लाई, साउदर्न लैंड्स की मुरोंग क्लेम की हाई प्रोफाउंड मार्शल आर्ट ग्लेशियल ब्लेज पाम, तुम हो इमॉर्टल हीलर मुरोंग शुए? मुरोंग शुए ने उसकी बात अनसुनी कर दी और एक झटके में ज़ुओफैन बर्फ में जकड़ा गया जिसमें आग की लपटें उसके शरीर पर घूम रही थीं। मुरोंग शुए ने ज़ुओफैन की हालत पर ध्यान नहीं दिया और शक से बाइली यूयू की तरफ देखा। तू कोई आम औरत नहीं लगती जो मेरी क्लेम की सबसे बड़ी स्किल पहचान गई। तू असली पीड़िता नहीं है ना? हा, तुम्हें पता है कि सब झूठ है, फिर भी मार डाला। अगर थोड़ा गौर करती तो सच्चाई पकड़ लेती और किसी निर्दोष की जान न जाती। बाइली यूयू ने मक्कारी से हंसते हुए किया एर के सिर पर हाथ फेरा। लोग कहते हैं मुरोंग क्लेम तो बस अच्छाई की मिसाल है जो बस जिंदगियां बचाती है, लेकिन अब देखो, एक मासूम की जान ले ली, एक बच्ची को अनाथ बना दिया। अब इसे मुझे सौंप दो, चलो साथ चलो। मुरोंग शुए ने ठंडे स्वर में कहा, मेरी क्लेम जब वार करती है तो मतलब साफ होता है, चाहे आज गलती भी हो, लेकिन उस आदमी ने सेंट्रल एरिया में बड़ा कहर मचाया था, न जाने कितनी निर्दोष जाने गईं। मैंने बस उस ईविल को खत्म कर दिया, मुरोंग क्लेम की इज्जत बचाई। सेंट्रल एरिया? बाइली यूयू की आंखें सिकुड़ी। सेरीन शोर्स ट्रेडिंग का मामला तुम उसी के सिर मढ़ रही हो? उसने सच में सब इंपीरियल ऑफिशियल्स की हालत खराब कर दी थी। मैंने तो इसे बिल्कुल ही कम आंका था। फिर वो कियाओ एर की तरफ देखकर बोली, अगर तुम्हारा मन इतना जिम्मेदार है तो अपने किए की भरपाई खुद ही क्यों नहीं करती? अब चूंकि तूने उसके पिता को मारा तो बच्ची को भी अपने साथ ले जाओगी, है ना? मुरोंग शुए बोली, हाँ, मैं उसे अपने साथ ले जाकर पालूंगी। किसी अजनबी के साथ छोड़ना मुझसे नहीं होगा। बाइली यूयू ने व्यंग्य से कहा, इतनी आसानी से नहीं होगा। अब हम दोनों काफी करीब आ गए हैं और किसी अजनबी को हम नहीं अपनाते। मुरोंग शुए का औरा चमक उठा, तो तुम लड़ाई चाहती हो? करनी ही है तो कर लो। तुम अपने भाई जैसी तो हो नहीं, मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। बाइली यूयू की मुस्कान में जहर भर आया। और जब ये दोनों ज़ुओफैन की बेटी को लेकर झगड़ रही थीं, कियाओ एर बड़ी शांत थी। कभी ज़ुओफैन की तरफ देखती जो बर्फ में जकड़ा था और फिर उस पर घूमती हुई ब्लैक थंडर फ्लेम की हल्की सी रेखा को निहारती रहती। बूम! एक जोरदार धमाके और तेज सी चटक के साथ ही ज़ुओफैन के चारों ओर जमी सारी बर्फ टुकड़ों में टूटकर बिखर गई, फिर ब्लैक थंडर फ्लेम की वजह से राख बनकर उड़ गई, यहां तक कि उस नीली ज्वाला तक को वो निकल गया जो बर्फ के भीतर छुपी थी। ज़ुओफैन बिल्कुल शांत भाव में आगे बढ़ा। उसकी बाईं आंख में काला तेज चमक रहा था और उस भारी हमले के बाद भी उसका एक बाल भी नहीं बिगड़ा। वो दो लड़कियों की तरफ मुड़ा और चेहरे पर कोई भाव न रखते हुए हाथ जोड़कर बोला, लड़कियों को लड़ना शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं खुद अपनी बेटी को बड़ा कर सकता हूं। मुझे किसी और की मदद की जरूरत नहीं। तुम मेरी हथेली से जिंदा कैसे बच गए? ये मुमकिन कैसे है? मुरोंग शुए हैरानी से बोली। बाइली यूयू ज़ुओफैन को गौर से देखती रही। उसकी आंखों में उत्सुकता थी। तुम वाकई कुछ और ही निकले, सिर्फ चालाक नहीं, ताकतवर भी हो। अभी जो तुमने झेला वो मुरोंग क्लैन की अल्टीमेट स्किल थी। इसे सीखने के लिए दो महान खजानों की जरूरत होती है, नॉर्थ सी की पेरिनियल आइस क्रिस्टल और सदर्न लैंड की जियोसेंट्रिक फ्लेम, जो सबसे ठंडी ज्वाला मानी जाती है। जब ये दोनों मिलते हैं तो पानी और आग आपस में घुलते हैं, हर स्थिति में एक दूसरे को जन्म देते हैं। इस हमले में सर्दी तुम्हारे शरीर में उतरकर तुम्हारी नसों को जमा देती और आग तुम्हें जिंदा जला देती। कोई और होता तो कब का खत्म हो गया होता, लेकिन तुम तो खड़े हो। अब मेरी तरफ से तुम्हें इज्जत मिली। मैं कोई और कब था? ज़ुओफैन ने उसे घूरा, फिर मुरोंग शुए की तरफ मुड़कर भौहें सिकोड़ लीं और हाथ जोड़कर बोला, मिस मुरोंग, मुझे ये नहीं पता था कि आप सदर्न लैंड की मुरोंग क्लैन की यंग मिस हैं। मुझे यकीन है कि आपके भाई आपके साथ हैं तो आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं। फिर भी आपने जो किया उसका मैं कर्जदार हूं और एक दिन चुकाऊंगा, मगर अभी के लिए मुझे विदा लेने दीजिए। ज़ुओफैन ने एक बार फिर सिर झुकाया और कियाओर और बाइली यूयू की तरफ देखा। हम निकल रहे हैं। बिना और समय गवाए ज़ुओफैन सबसे पहले चल पड़ा, जैसे कि वो मुरोंग शुए से बचना चाहता हो एक पल भी, और वहां रुकना उसके लिए मुश्किल था। ऐसा नहीं चलेगा। मुरोंग शुए ने चिल्लाते हुए एक और हथेली ज़ुओफैन की पीठ पर मारी। उसकी हथेली में ऐसी तेज ठंडी गर्मी थी जो तुरंत ज़ुओफैन की पीठ तक पहुंच गई। ज़ुओफैन ने घूमकर अपनी किलिन आर्म को लाल चमक से भर दिया और उस हथेली से टकरा गया। मुरोंग शुए 5 कदम पीछे हट गई, जबकि ज़ुओफैन 4 कदम डगमगाया। बाइली यूयू ने अपनी भूमें उठाई, यही उसके आश्चर्य का इकलौता इजहार था। पहली बार ज़ुओफैन ने कोई अल्टीमेट स्किल से खुद को बचाया था, लेकिन इस बार उसने सीधा ताकत से उसका सामना किया और पलट भी दिया।
उसका आश्चर्य और भी बढ़ गया, उसे दोनों एक दूसरे के बराबर लग रहे थे। उसके हिसाब से कोई भी थर्ड लेयर रेडिएंट स्टेज का कल्टीवेटर मुरोंग शुए के फिफ्थ लेयर सोल हार्मनी स्टेज की ताकत को नहीं झेल सकता था। ये छोकरा अपनी असली कल्टीवेशन छुपा कैसे रहा है? बेली यूयू ने आंखें सिकोड़कर सोचा और किनारे खड़े रहकर ज़ुओफान का विश्लेषण करने लगी। कियाओर बिना ज़ुओफान की इजाज़त कोई हरकत नहीं करती। अजनबियों के सामने वो एकदम सीधी सादी बच्ची लगती थी। हाँ, ज़रूरत पड़ने पर वो ज़रूर कुछ करती, लेकिन अभी तो साफ था कि ज़ुओफान को बचाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यंग मिस जूयर घबरा गई जब उसने देखा कि उसकी यंग मिस की चालें बेअसर हो रही हैं। वो चिंता में उसकी तरफ भागी। मुरोंग शुए ने उसे हाथ से रोका। उसकी ठंडी नज़र ज़ुओफान पर टिकी थी। बीच बीच में उसकी किलिन आम पर रुकती। बर्फ फैलती जा रही थी। उसका इशारा पकड़ते हुए ज़ुओफान ने अपना दायां हाथ उठाया और हल्की सी मुस्कान दी। क्या मिस अब भी मुझे अपनी हथेली से चोट पहुंचाने का इरादा रखती हैं? हाँ, मुझे खेद है, लेकिन ये हाथ न ठंड से डरता है न गर्मी से। मिस की जमी हुई ज्वालाएं मुझ पर कोई असर नहीं डालती। ज़ुओफान ने अपने दाएं हाथ को झटका दिया और बर्फ टूटकर गिर गई। नीचे की त्वचा एकदम साफ और बेदाग थी। मुरोंग शुए की आंखें कांप गईं, चेहरा गंभीर हो गया। यंग मिस की हथेली कोई ग्लेशियल ब्लेज पाम या मार्शल आर्ट नहीं थी, मगर उन्होंने नॉर्थ सी की आइस क्रिस्टल से साधना की है और आग और बर्फ की प्रकृति को समझ लिया है। उनके हर वार में अब यही ताकत होती है। कोई उनसे ताकतवर भी हो तो भी उसकी नसों में आग और बर्फ का असर होता ही है। लेकिन ये लड़का। जूयर भी चकित थी और धीरे से बुदबुदाई। बेली यूयू ने मजाक उड़ाते हुए हंसी में कहा, लगता है हमारी यंग मिस मुरोंग को उनकी बराबरी का मिल गया। अगर वो ज्यादा ताकतवर होता तो शायद ये हार थोड़ी सहन होती, लेकिन अब जबकि दोनों बराबर हैं तो उनकी कमाल की स्किल भी रोक ली गई। कितना कष्ट हुआ होगा ना, सालों तक आग और बर्फ में तपकर ये बनाना, लेकिन अब सब व्यर्थ। हा। यंग मिस ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम उनका मजाक क्यों बना रही हो? जूयर ने गुस्से में कहा। उसे अपनी यंग मिस की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं थी। मुरोंग शुए को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी नज़र अब भी ज़ुओफान की आंखों में थी, एकदम पैनी। ज़ुओफान ने एक लंबी सांस ली। उसे अब एहसास हुआ कि उसकी रक्षक उसे अब दुश्मन समझ रही है। उसने फिर हाथ जोड़कर कहा, मिस मुरोंग, मुझे लगता है अब तक आपको समझ आ गया होगा कि ये औरत कितनी खतरनाक है। कौन सी समझदार आत्मा इससे छेड़ेगी? अगर ये तुम्हें खिलौना न बनाए तो ही गनीमत है। फिर भी आप मुझे ही गुनहगार क्यों मान रही हैं? किसे चुड़ैल कह रहे हो? बेली यूयू ने गुस्से से ज़ुओफान को घूरा। ज़ुओफान ने बस मुरोंग शुए को देखा, उसके जवाब का इंतजार करता रहा। उसकी नज़रों से साफ था कि वो इस बात को यूं ही नहीं छोड़ेगी। उसका इरादा आज ही ज़ुओफान को ख़त्म करने का है। औरतों को छेड़ना गुनाह है पर मौत की सज़ा नहीं। मैं उस वजह से हमला नहीं कर रही। मैं इतनी छोटी सोच की नहीं हूं। तो फिर क्यों? हज़ारों बेगुनाह आत्माएं सेंट्रल एरिया में मारी गईं और इसका जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मैं ये अन्याय नहीं सह सकती। मुरोंग शुए की आंखों में जानलेवा चमक थी। ज़ुओफान चौंक गया। सेंट्रल एरिया? लेकिन मिस तो सदर्न लैंड से हैं, जो सेंट्रल से दुश्मनी रखता है। फिर आप उस इलाके की ओर से बदला क्यों लेना चाहेंगी? अगर मैंने तीनों अन्य लैंड में कुछ किया होता तब आपकी बात समझ में आती, लेकिन सेंट्रल के खिलाफ तो हम दोनों के हित एक से हैं। दुश्मन दुश्मन ही होता है, चाहे उसका इलाका कोई भी हो। और भले ही सेंट्रल एरिया के अधिकारी मरे हों, मगर तुमने सेरीन शोर्स ट्रेडिंग को मोहरा बना दिया। सारा दोष उन पर मढ़कर खुद भाग गए। हजारों की जान गई। इंसाफ तो चाहिए ही। ये पाप यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। अच्छा, तो आप समझती हैं कि उन्होंने? ज़ुओफान मुस्कुराया। मिस को वाकई बहुत फुर्सत है, जो कुछ गुमनाम लोगों के लिए मुझे ढूंढ निकाला। पर क्या आपने कभी सोचा, क्या वो सब मेरी वजह से हुआ? नहीं, उनकी खुद की लालच उन्हें ले डूबी। मैं तो बस वहां से गुजर रहा था। मुरोंग शुए ने ठंडी सांस ली और सिर हिलाया। सोचा था मैंने, और मैं उनके लिए ये नहीं कर रही। तो फिर क्यों? इस दुनिया के लिए। मैं इस तरह के डेविल को यूं ही घूमते नहीं देख सकती। एक गहरी सांस लेकर मुरोंग शुए की निगाहें दृढ़ता से चमकी। सेरीन शोर्स ट्रेडिंग की सोच में बस पैसा था और वो एक दिन इसी में डूबते। इसे पांचों लैंड से निकाल दिया जाता, चाहे बाहर से कितना ही भव्य क्यों न लगता। मुझे ये पता था, पर बढ़ने और गिरने के बीच एक सफर होता है। चींटियां भी अपना जीवन जीती हैं और इंसान भी। सेरीन शोर्स की किस्मत दुखद थी, हाँ, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आनी चाहिए थी और इतने निर्दोषों को नहीं ले डूबना चाहिए था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। जब डेविल दुनिया में फैलते हैं तो हमारा फर्ज बनता है उन्हें खत्म करना और राइटियस सेक्ट की राह पर चलकर सच्चाई को बचाना। कल तुमने सेंट्रल एरिया की सबसे बड़ी कंपनी को खत्म किया, पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। आज नॉर्दर्न लैंड में आ गए, वैसे ही लोगों के साथ जैसे खुद तुम हो। जो डेविल का साथ देगा, अंत में वो भी डेविल का हिस्सा बन जाएगा। कोई बचेगा नहीं, कोई भी बेकसूर नहीं होता। अगर आज तुम्हें छोड़ दिया तो कल मैं या मेरा परिवार ही तुम्हारा अगला निशाना बनेंगे। इसलिए तुम्हें अभी और यहीं खत्म करना होगा। ज़ुओफान ने एक लंबी थकी हुई सांस ली और सिर हिलाया। समझ गया। ये है मिस के सिद्धांत और आप दूर तक सोच सकती हैं। हाँ, मैं जिंदा रहा तो और भी जाने जाएंगी।
कुछ को तो मेरी वजह से फायदा हो सकता है, पर कोई गारंटी नहीं कि कल वही नुकसान उन्हीं को ना हो। ऐसे मन वाले लोग कम ही मिलते हैं, और आप जैसी दूरदर्शिता रखने वाली आत्माएं तो और भी दुर्लभ हैं। जब तक लोगों के दिलों में डेविल जिंदा है, मैं भी जिंदा रहूंगा। बस अफसोस यही है कि हम दोनों की राहें जुदा हैं। अलविदा। जुओ फान ने एक गंभीर और सम्मान भरा सिर झुकाया और वो कर्ज जो उसने कभी माना था अब खत्म कर दिया। उसने अब उसे लौटाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि सामने खड़ी थी पवित्रता की रक्षक और वो खुद था राक्षसी मार्ग का एक चलती फिरती परछाई। एक योद्धा जो सच्चाई और आदर्श लिए जीती है और कभी नहीं झुकती, अब उसका दुश्मन बन चुकी थी। मुरोंग श्वे ने देखा कि जुओ फान पूरे आदर के साथ गहरी झुककर सलाम कर रहा है, और ये देखकर उसका दिल छू गया। उसे उसकी सच्चाई साफ महसूस हो रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम वो सबसे नेक डीमन हो जो मैंने अब तक देखे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था जब हम बग्घी में थे, अगर तुम अब भी बदल जाओ और अच्छाई की राह पकड़ लो, नामुमकिन है। जुओ फान ने बात को वहीं काट दिया। मिस का अपना राइचस विश्वास है और मेरी राह डेमोनिक है। हम दोनों की राहें जुदा हैं और हमारा कोई मेल नहीं, इसलिए बेहतर यही होगा कि मिस अपनी मान्यताएं मुझ पर थोपने की कोशिश न करें। मुरोंग श्वे कांप गई और गुस्से से बोली, तुम क्यों जिद कर रहे हो एक ऐसे डीमन बनने की जिसे सब नफरत करते हैं? और कितनी बुराई करोगे तुम? क्या मिस को लगता है कि डेमोनिक रास्ता ही बुराई है? जुओ फान ने सिर हिलाया। मिस, आप हमें समझती नहीं हैं, और जब तक आप मेरी राह को नहीं जानती तब तक कृपया अपने सतही विचार न दें। हम सबकी अपनी मान्यताएं होती हैं, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। असली धर्म तो बस एक लक्ष्य होता है, और आप उस राह के करीब आई हैं, लेकिन अभी बहुत दूर हैं। जैसा कि कहा जाता है, जब तक इंसान के दिल में बुराई है, बुराई कभी मरती नहीं। मुरोंग श्वे काफी देर तक उसे देखती रही, फिर उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैं तुम्हारी डेमोनिक राह को नहीं समझती, लेकिन ये जानना चाहती हूं कि तुम इसमें इतना डूब क्यों गए हो और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने को क्यों तैयार हो। अगर तुम अपने डेमोनिक तरीके नहीं छोड़ोगे तो मुझे मजबूरन तुम्हें खत्म करना होगा। मुरोंग श्वे ने हाथ में एक मुद्रा बनाई और दोनों हाथ फैलाए। हजारों लाखों चांदी जैसी बर्फ की किरचें हवा में भयंकर तूफान की तरह उठीं और नुकीली बर्फ की सुइयों में बदलकर जुओ फान पर बरस पड़ीं। सिर्फ जुओ फान ही नहीं, बल्कि 100 मील दूर तक की हर चीज उस हमले की चपेट में आ रही थी। शहरवासी डरकर भाग खड़े हुए और सारा कस्बा खाली हो गया, सिवाय उन गिने-चुने लोगों के जो लड़ाई में उलझे हुए थे। हेवनली रेन, स्काई ड्रैगन, माउंटेन कॉयल। जुओ फान की आंखों में चौंक का भाव आया, लेकिन तभी उसके होठों पर मुस्कान फैल गई। आधे किलोमीटर लंबा एक इंद्रधनुषी अजगर प्रकट हुआ और जुओ फान के चारों ओर घूम गया, उसे हर चीज से बचाते हुए। बेली यूयू ने दांत किटकिटाते हुए कहा, यह लड़का पागल हो गया है। सोल हार्मनी एक्सपर्ट के सामने अपनी सोल का इस्तेमाल कर रहा है। ये बर्फीली सुइयां उसकी सोल को छलनी कर देंगी और उसे तबाह कर देंगी। सब जानते थे कि यह सबसे बेवकूफ़ी भरा फैसला था, लेकिन कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि जुओ फान जैसी शख्सियत इतनी बड़ी गलती कर सकता है। सबको यकीन था कि इसमें ज़रूर कोई चाल होगी, इसलिए सबकी नज़रें उस दृश्य पर जम गई जहां हजारों बर्फ की सुइयां उस ड्रैगन सोल को भेद रही थीं, उसमें बड़े बड़े छेद कर रही थीं। कड़ाके की ठंड उसमें समा गई और उसे एक बर्फ की मूर्ति में बदल दिया जो जगह जगह से छेदों से भरी थी। भारी हवा के झोंकों में वो कांपने लगा, जैसे अभी गिरकर चकनाचूर हो जाएगा। क्या और अब जब तुम्हारे डैड को ठिकाने लगा दिया गया, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? बेली यूयू ने कियाओर के सिर पर हाथ फेरा और मुरोंग श्वे की ओर इशारा करते हुए चढ़ाने वाले अंदाज में बोली, इस औरत को याद रखना, क्योंकि इसी ने तुम्हारे डैड को मारा। जब मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी तब तुम जाकर इसका बदला लेना। हे। झुइर की भवें तन गईं और वो बेली यूयू को घूरने लगी, जबकि मुरोंग श्वे ने गहरी सांस ली। तुम उस बच्ची को कहीं नहीं ले जा रही हो मिस। मैंने कहा था कि मैं उसकी देखभाल करूंगी। तुम बस उसे मिटाना चाहती हो। मेरे कबीले में इतनी नीचता नहीं है। मैं उसे ठीक से पालूंगी और समझदार बनाऊंगी। वो चाहे तो बाद में बदला ले या ना ले, वो उसका फैसला होगा। बेली यूयू ने ठंडी नज़र से उसे देखा। वैसे भी वो अपने डैड के कातिल के साथ नहीं जाएगी। क्या तुम मुझे 3 साल की बच्ची समझती हो जो तुम्हारे भरोसे पल सके? तो क्या हुआ? ये तुम जैसी घटिया औरत के पास भेजने से तो बेहतर ही है। अब मैं तुमसे और बात नहीं करूंगी, बस झुंझलाहट होती है। फिर दोनों वापस कियाओर की कस्टडी को लेकर लड़ने लगीं, लेकिन बच्ची तंग आ चुकी थी और होंठ फुलाकर बोली, तुम दोनों क्यों इतनी बकबक कर रही हो जब मेरे डैड अभी भी जिंदा हैं? मैं तो मान भी जाऊं, लेकिन डैड नहीं मानेंगे। दोनों स्तब्ध रह गईं, फिर बर्फ में जमी और छलनी हो चुकी ड्रैगन सोल की तरफ देखा। क्या मजाक कर रही है ये? कोई कैसे ऐसी हालत में जिंदा रह सकता है? जैसे उस सच्चाई को नकारते हुए हंसी की आवाज गूंजी, मेरी बेटी ही मुझे सबसे ज्यादा समझती है। मिस मुरोंग, मैंने पहले ही कहा था, तुम डेमोनिक रास्ते को नहीं समझती। तुम्हारा हमला मुझे छू तक नहीं सकता। डोमिनिक ड्रैगन किंग, ड्रैगन सोल वेरिएंट। बर्फ की बनी वो अजगर मूर्ति काले धुएं से बहने लगी, जो घूमता रहा और फिर अंदर खिंच गया।
काला धुआं भी गायब हो गया और वो विशाल अजगर भी बस झुओ फान ही बचा, और उसके चेहरे पर वो रहस्यमयी मुस्कान थी, एकदम साबुत। ये तो यंग मिस का सबसे ताकतवर हमला था, फिर भी ये उसे कैसे नहीं छू पाया जबकि वो उसकी सोल पर पड़ा था। झुइर चौंक कर चिल्लाई। बेली यूयू ने भी उसकी चाल पर हैरानी से देखा। उसने उसकी पूरी समझ को पलट कर रख दिया, क्योंकि कोई भी सोल के इतनी बुरी तरह घायल होने के बाद जिंदा नहीं बच सकता। ये कौन सी चीटिंग है भाई? झुओ फान ने ताली बजाई और क्याओर को इशारा किया पास आने को। वो मुस्कुराते हुए दौड़ पड़ी, जिससे मुरोंग श्वे के दिल में और भी उलझनें पैदा हो गईं। झुओ फान ने बच्ची का हाथ पकड़ा और मुरोंग श्वे की ओर अंतिम मुस्कान भेजते हुए बोला, मिस मुरोंग, मैं बस तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था कि तुमने हमें बचाया, लेकिन अब जब तुम मेरे जैसे लोगों से नफरत करती हो तो मैं भी ज्यादा पास नहीं रह सकता। कहीं मेरी डेमोनिक ऊर्जा तुम्हारी महान छवि को धुंधला ना कर दे। इसलिए मैंने तुम्हारा हमला झेल लिया और इसे मैं तुम्हारे एहसान का बदला मानता हूँ। अब से तुम उजाले की राह पर चलो और मैं अपनी पतली तंग राह पर। हम दोबारा नहीं मिलेंगे। मेरी तरफ से ये सब यहीं खत्म हुआ, अलविदा। झुओ फान क्याओर को लेकर चला गया। अरे ठहरो, ये क्या मतलब हुआ? तुम मेरी जानलेवा मार सह गए और अब इसे एहसान का बदला मान रहे हो। मुरोंग श्वे बेचैन हो गई। उसे ये नतीजा बिल्कुल मंजूर नहीं था। वो झुओ फान की ओर भागी, लेकिन हमला करने नहीं, बस उसे पकड़कर बात समझने के लिए। मैं हमेशा अपने कर्म में सच्ची रही हूं, कभी किसी के लिए कुछ करने के बदले कुछ नहीं मांगा, और जब डीमन को मिटाना हो तब मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं। ये सब तुम्हारे कर्मों से कैसे जुड़े हैं और ये बराबरी कैसे हो गई? रुक जाओ और साफ साफ समझाओ। यूयू, इसे रोक दो, झुओ फान बोला, और बेली यूयू ने आंखें घुमाकर मुस्कुराई। क्यों करूं मैं ऐसा? झुओ फान ने फिर कहा, ये जानते हुए कि वो टालने वाली है। वो बूढ़ा, याद है ना? तुम हर बार उसी का डर दिखाते हो। बेली यूयू का चेहरा बिगड़ गया और वो चिढ़ गई। तुम्हें तो बस हुक्म देना आता है, देख लेना, मैं भी तुमसे हिसाब चुकाऊंगी। वो बड़बड़ाते हुए लेकिन उसकी बात मानते हुए मुरोंग श्वे के सामने आकर खड़ी हो गई। मुरोंग श्वे ने गुस्से में बर्फीली हथेली से हमला किया। हटो मेरे रास्ते से। हूं लड़की, लगता है तू मुझे जानती नहीं जो मुझ पर हाथ उठाने चली है। बेली यूयू मुस्कुराई और अपनी भारी ताकत छोड़ दी। मुरोंग श्वे दूर जाकर गिरी और उसके मुंह से खून बह निकला, लेकिन उसे इस जख्म की परवाह नहीं थी। वो तो बस हैरान रह गई। जेनेसिस स्टेज एक्सपर्ट, हे, अब समझ आया किससे पंगा ले रही हो। बेली यूयू ने घमंड से अपनी नाक ऊपर कर ली। तू अभी मुझसे लड़ने के काबिल नहीं है। हूं यूयू, अब बकवास बंद करो और चलो, झुओ फान ने बिना पीछे देखे कहा। बेली यूयू बड़बड़ाती रही। उसका मूड खराब हो गया, लेकिन फिर भी वो झुओ फान के पीछे चल पड़ी। इतना अकड़ क्यों दिखा रहा है? तू तो बस इसलिए जिंदा है क्योंकि पेट्रियार्क चाहता है। हूं वो पीछे से झुंझलाकर बड़बड़ाती रही और दांत पीसती रही। तभी एक तपती हुई गर्म हवा पूरे कस्बे को घेर लेती है। एक झटके में सारी बर्फ पिघल जाती है। मुरोंग श्वे की आंखें चमक उठीं। ब्रदर, सदर्नलैंड का सबसे ताकतवर आर्डेन सन स्वॉर्ड गॉड मुरोंग लाए। झुओ फान की भौहें हिली और बेली यूयू भी रुक गई। उसका चेहरा पहली बार गंभीर हो गया। सबसे पहले जो नजर आया वो था उसका ब्राइट रेड वॉरियर रोब जो हवा में लहरा रहा था। जैसे ही निगाह ऊपर गई दिखा कि वो अधेड़ उम्र का आदमी लड़ाई के लिए ही बना था। आंखें तेज और दाढ़ी की जगह हल्की सी झांट। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मुरोंग श्यू के जख्मी हालात पर पड़ी, उसका चेहरा एकदम दरिंदे जैसा हो गया। जुअर, ये क्या हुआ? क्लैनहेड, इन्होंने यंग मिस के साथ ये सब किया। जुएर अब उठ खड़ी हुई क्योंकि अब उसे लग रहा था कि मदद आ गई है। उसने जुए फैन के समूह की ओर इशारा करते हुए झुककर कहा, क्लैनहेड, आपने इन्हें सजा दिलवानी ही चाहिए। यंग मिस ने तो उस लड़के और उसके बेटे की जान बचाई थी और बदले में ये उस पर जुल्म करवा रहे हैं। उस चुड़ैल को भड़काकर यंग मिस पर हमला करवाया। क्लैनहेड, आपको यंग मिस के लिए न्याय करना ही होगा। जुओ फैन ने सिर हिलाया और हल्की सी थकी हंसी दी। उसे पहले से पता था कि जुएर सिर्फ मुसीबत है। पूरी सच्चाई उसकी आंखों के सामने घटी थी, फिर भी चालाकी से उसने वही बातें चुनी जो उसके काम की थीं। उसने जुए फैन को नीच और एहसान फरामोश कहकर मुरोंग क्लैनहेड को गुस्से में भरने की पूरी कोशिश की। ये औरत तो नफरत भड़काने की मास्टर है। इतनी बढ़िया डिमोनिक प्रतिभा का क्या बेकार इस्तेमाल। ब्रदर, मुरोंग शू ने बोलना शुरू किया। शायद सब कुछ साफ करना चाहती थी, लेकिन मुरोंग लाई ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। उसकी बेचैनी को देखकर मुरोंग लाई ने जुओ फैन की तरफ देखा। मैं मुरोंग लाई हूँ, सदर्नलैंड के मुरोंग क्लान से। नॉर्थ सी के किनारे की ओर जा रहा था जब मुझे बुलावा मिला, लेकिन कुछ दिन पहले पता चला कि सन सी सेक्ट में कुछ हुआ है तो उसे देखने चला आया। क्या आप लोग बता सकते हैं कि आप कौन हैं और सन सी सेक्ट के हालातों के बारे में आपको कुछ पता है? बेली यूयू ने अपनी मुट्ठियां कस लीं, आंखों में खून की प्यासी चमक थी। मुरोंग लाई ने उसे देखकर मुस्कुराया और उसकी उंगली हल्के हल्के कांपने लगी। सदर्नलैंड के सबसे ताकतवर आर्डन सन स्वॉर्ड गॉड मुरोंग क्लैनहेड, आखिरकार मुलाकात हो ही गई। जुओ फैन ने कंधे के ऊपर से उसे देखा। हम तो बस रास्ता पार कर रहे हैं और सन सी सेक्ट के हालातों के बारे में हमें कुछ नहीं पता।
हम मुरोंग क्लैन हेड की कोई मदद नहीं कर सकते, बेहतर होगा आप खुद वहां जाकर देखें। जहां तक आज की बात है तो आपकी बहन के साथ बस एक गलत फहमी हुई थी जो अब साफ हो चुकी है। आप चाहें तो उनसे सब कुछ पूछ लें, आपको सब समझ आ जाएगा। हमें थोड़ी जल्दी है, इसलिए अब चलें, अलविदा। झुओ फैन ने कियाओर का हाथ थामा और आगे बढ़ गया। बेली यूयू भी तेज चाल से उनके पीछे चल पड़ी। मुरोंग लाई ने फिर से ऊंची आवाज में पुकारा, रुकिए, इतनी जल्दी किस बात की है सर? मैंने सदर्नलैंड में इतने साल बिता दिए हैं और बहुत कम लोग ऐसे मिले जो बात समझना नहीं चाहते। मुरोंग नाम हमेशा न्याय को सबसे ऊपर मानता है। अगर मेरी बहन और आपके बीच कोई बात है तो मैं उसे सुलझा सकता हूं। अगर मेरी बहन ने कुछ गलत किया हो तो उसे सजा जरूर मिलेगी, और अगर ये बस एक गलत फहमी थी तो हम सब उसे भूलकर साथ बैठकर जाम टकरा सकते हैं। क्या वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? मुरोंग लाई ने जैसे एक सच्चे क्लैन हेड की तरह बात की, आदर और गरिमा से भरी बात। मुरोंग नाम अपने न्यायप्रिय स्वभाव को सच में निभा रहा था। कोई और होता तो उसी वक्त पलट जाता और सदर्नलैंड के सबसे बड़े क्लैन हेड के साथ कई दिन तक दोस्ती निभाता। ये तो सुनहरा मौका था ऊपर चढ़ने का, मगर जुओ फैन के लिए ये तरीका उल्टा पड़ जाता। वो इस सफर में बहुत सावधानी बरतना चाहता था और वो बेली यूयू भी साथ थी। जुओ फैन ने मना करते हुए सिर हिलाया, मुरोंग क्लैन हेड, आपके आमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे कहीं और जाना है और देरी नहीं हो सकती। अगली बार जब फुर्सत होगी तो मैं जरूर मुरोंग घर का दौरा करूंगा। बस उम्मीद है तब आप मुझे कुछ दिन झेल पाएंगे। अभी के लिए हाँ, मैं चलता हूं। जुओ फैन अब जल्दी से निकलना चाहता था। रुकिए सर, मुझे अभी भी कुछ बातें आपसे समझनी है। मुरोंग लाई ने जोर से आवाज लगाई। अब वो शक में पड़ चुका था। जुओ फैन ने कुछ नहीं सुना और चलता गया। मुरोंग लाई को अब पूरा यकीन हो गया। ये लोग बहुत संदिग्ध लग रहे थे। हो सकता है ये सेंट्रल एरिया के जासूस हों। उसने तुरंत ही दौड़ लगाई उनके पीछे। क्या सर की ये जल्दबाजी इस बात का सबूत है कि आप दोषी हैं? मेरी आंखों में आंखें डालकर बात तक नहीं कर सकते? वो जुओ फैन तक पहुंच ही गया था। हाथ बढ़ाया ही था कि तभी एक ठंडी हथेली बीच में आ गई। बिजली कड़की और हवा गूंज उठी जब एक तेज स्वॉर्ड वेव मुरोंग लाई के सिर की ओर आई। मुरोंग लाई का दिल जोर से धड़का, क्योंकि उसने शायद ही कभी किसी को इतनी जानलेवा वार करते देखा था। उसे भी जवाब देना पड़ा, अपनी उंगली से एक जलती हुई तलवार निकालकर। धड़ाम! हर चीज कांप गई उस भिड़ंत से। दो स्वॉर्ड किंग स्तर के एक्सपर्ट्स की टक्कर से पूरा शहर धूल में बदल गया। झटका इतना जबरदस्त था कि मुरोंग जू और जोएर भी उड़ गए और जमीन पर जा गिरे। उन्होंने ऊपर देखा तो चारों ओर सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी थी। ब्रदर तो हमेशा वार संभाल के करता है, फिर अब क्यों? मुरोंग शू घबरा गई और डर से कांपते हुए आगे देखा। मुरोंग लाई गंभीरता से तूफान के सामने खड़ा था। उसकी हथेली अब भी कांप रही थी और उंगलियों में बिजली तड़प रही थी। उस तूफान के बीच जुओ फैन खड़ा था, कियाओर का हाथ थामे हुए, और उसके सामने थी बर्फ जैसी ठंडी बेली यूयू, उन्हें ढककर। धड़ाम! जोएर किसी मलबे से रेंगते हुए बाहर निकली, अब भी सदमे और डर में डूबी हुई। जैसे ही उसने अपनी यंग मिस को देखा वो घबराकर भागी। यंग मिस, ये सब क्या हो रहा है? क्लैन हेड ने शहर क्यों बर्बाद कर दिया? वो नहीं, उन्हें मजबूरी में ज्यादा ताकत लगानी पड़ी क्योंकि ओपोनेंट बहुत ताकतवर था। उनके टकराव का ही ये नतीजा है। मुरोंग शू कांप उठी और दूर खड़े उस तीनों को देखती रही। चेहरा बहुत भारी था। दुनिया में बस कुछ ही लोग हैं जो मेरे ब्रदर को टक्कर दे सकते हैं। हर लैंड के सबसे ताकतवर और सेंट्रल एरिया के 9 स्वॉर्ड किंग्स। लेकिन मेरे ब्रदर को बाकी सबकी पहचान है, तो इसका मतलब ये नया ओपोनेंट एक स्वॉर्ड किंग? जुइर ने हैरानी से चिल्लाया और बेली यूयू की ओर कांपती टांगों से देखा। उसका दिल धंस गया और पसीना झरझर बहने लगा। यंग मिस, ये कितना खतरनाक हो गया, एक स्वॉर्ड किंग से उलझना। अगर उसने यंग मिस को मार ही दिया होता तो? मुरोंग शू ने सिर हिलाया और लंबी सांस ली। मैंने भी नहीं सोचा था कि यहाँ एक स्वॉर्ड किंग से सामना होगा। लेकिन अगर वो एक स्वॉर्ड किंग है तो फिर गुयीफान कौन है? मैंने उससे लोहा लिया है, लेकिन उसमें स्वॉर्ड किंग जैसी ताकत नहीं थी, बस कोई अजीब सी स्किल थी। वो तो जेनेसिस स्टेज में भी नहीं है। फिर एक स्वॉर्ड किंग उसकी जान क्यों बचा रही थी? शायद वो कोई प्रिंस हो? नहीं, 9 स्वॉर्ड किंग्स तो बस इनविंसिबल स्वॉर्ड की सुनते हैं, और कभी कभी प्राइम मिनिस्टर की। वो तो एम्परर की भी नहीं सुनते। मुरोंग शू सोच में डूब गई। आखिर गुयीफान है कौन? उसने सोच स्टार एम्पायर के 1/3 अफसरों को मार डाला था, फिर भी एक स्वॉर्ड किंग उसके साथ है। मुरोंग शू अभी तक कुछ समझ नहीं पाई थी और जुएर उसकी ओर उलझी नजरों से देख रही थी। लेकिन फिर वो डर और घबराहट से चीख पड़ी, हे भगवान, मैंने तो उस पर कितनी गंदी बातें कर दी थी। अब वो 9 स्वॉर्ड किंग्स को मेरे पीछे भेज देगा। अब मैं क्या करूं यंग मिस? मैं बहुत छोटी हूं मरने के लिए। मैंने कहा था ना कि सोच समझकर बोलो, अब भुगतो। मुरोंग शू ने गुस्से से उसे देखा और फिर सिर हिलाया। पर एक बात से राहत मिलेगी कि 9 स्वॉर्ड किंग्स तुम्हें मार देंगे और तुम रातों रात मशहूर हो जाओगी। तुम्हारी मौत की भी कीमत होगी। मुझे मशहूर नहीं होना, मुझे बस जीना है। लड़की, अब तो नाव निकल चुकी है। मुरोंग शू ने उसे एक बेवकूफ़ों जैसी नज़र से देखा।
मुरोंग लाई और बाइली यूयू की भिड़ंत ने जुओ फैन की पहचान पर बहुत बड़ा इशारा दे दिया था। अब मुरोंग लाई सतर्क हो गया था। वो लगातार जुओ फैन को देख रहा था और वही शक उसके अंदर भी घर करने लगा था जो उसकी बहन के मन में था। मैंने सुना है कि 9 स्वॉर्ड किंग्स में बस एक औरत है, बाइली यूयू, लेकिन मुझे अब तक आपका नाम सुनने का सौभाग्य नहीं मिला जो फ्रिजिड रेन स्वॉर्ड किंग को साथ लेकर चल रहे हैं। मुरोंग क्लैन हेड, आप गलत समझ रहे हैं। हम सेंट्रल एरिया से नहीं हैं, बस रास्ते में मिल गए थे। कृपया जल्दी कोई फैसला मत लीजिए। जुओ फैन ने बिना पलटे ही मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वरना अब तक आपसे बात मैं नहीं, वो इनविंसिबल स्वॉर्ड वाला बूढ़ा कर रहा होता। बूढ़ा? मुरोंग लाई चौंक गया। सेंट्रल एरिया के सारे राजा महाराजा और अधिकारी इनविंसिबल स्वॉर्ड की पूजा करते हैं। कोई उसकी बुराई तो क्या, नाम भी इज्जत से कम नहीं लेता। यहां तक कि अपराधी भी उससे डरते हैं। लेकिन इस आदमी को उसकी कोई परवाह ही नहीं। क्या इसका सेंट्रल एरिया से कोई नाता नहीं, या क्या कहीं कोई और ताकत है जो 9 स्वॉर्ड किंग्स को टक्कर दे सकती है? मुरोंग लाई के मन में अचानक एक पागल सा ख्याल कौंधा और उसका शक कुछ हल्का पड़ गया। लेकिन बैली यूयू की मुट्ठियां अब भी गुस्से में भींची हुई थीं। उसके सामने पेट्रियार्क को बूढ़ा कहना, जैसे उसके मुंह पर थूकना। जुओ फैन पर से अपनी नज़र एक पल को भी न हटाते हुए मुरोंग लाई भीतर से बेचैन हो उठा और पूछताछ जारी रखी। चूंकि आप सेंट्रल एरिया से नहीं हैं, तो आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और नॉर्दर्न लैंड में आने का मकसद क्या है? मैंने पहले ही कहा था, हम बस यूं ही गुजर रहे हैं और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। मैं आमतौर पर किसी का अपमान नहीं करता, मगर नॉर्दर्न लैंड इस वक्त बहुत नाजुक हालत में है, इसलिए मुझे मजबूरी में सख्ती दिखानी पड़ रही है सर। और अगर मैं अब भी मना कर दूं? जुओ फैन ने हल्की मुस्कान के साथ आंखें सिकोड़ लीं। मुरोंग लाई ने अपना ताकतवर ऑरा छोड़ दिया। उसकी आंखों में अब पक्की जिद थी। फिर मुझे मजबूरी में आपको रोकना पड़ेगा जब तक कि आपके बारे में साफ जानकारी ना मिल जाए। हा, लगता है आर्डन सनस्वॉर्ड गॉड को अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। जुओ फैन ने कियावर का हाथ थामा और आगे बढ़ता रहा। उसकी आवाज़ आराम से बैली यूयू तक पहुंची। मैं कियावर के साथ जा रहा हूं, तुम बाद में आ जाना। मुरोंग लाई ने आंखें सिकोड़ लीं और हरकत में आ गया, चिल्लाते हुए, सर क्या आप मुझे यूं ही छोड़कर चले जाएंगे? क्या मेरी कोई अहमियत नहीं? बैली यूयू ने फौरन उसकी राह रोकी। चेहरा बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा था। मुरोंग लाई को पहले से अंदाजा था कि ऐसा होगा, तभी तो उसके चारों ओर की दुनिया खौलने लगी। अनगिनत आग की लपटें पैदा हो गईं। नॉर्दर्न लैंड की सख्त ठंड और बर्फीले तूफान एक पल में लावा उगलते ज्वालामुखी में बदल गए। भयंकर गर्मी इतनी तेज थी कि जमीन से लावा बहने लगा। सदियों से जमी बर्फ और बर्फीले पहाड़ एक झटके में भाप बनकर गायब हो गए। ठंडी बर्फ से ढका इलाका अब जलती हुई नर्क में तब्दील हो चुका था। पूरी दुनिया अब मुरोंग लाई की मुट्ठी में थी। पीक जेनेसिस स्टेज की ताकत यही होती है कि दुनिया का कोई भी प्राणी उसके शिकंजे से बच नहीं सकता। बाकी किसी की तो हालत ऐसी ताकत देखकर डर के मारे कांप जाती, मगर बैली यूयू पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। सदर्न लैंड के सबसे ताकतवर इंसान की भी उसे परवाह नहीं थी। उसकी ठंडी नज़र में अब चिंगारियां थीं और तभी उसने भी अपनी ताकत दिखाई। आसमान में लगातार गरजने लगी बिजली और सारी दुनिया चांदी जैसी चमक उठी। जलती हुई दुनिया अब बदल गई थी एक चमकते हुए समुंदर में, जिसमें बिजली से भरी स्वॉर्ड एनर्जी सांप की तरह लहराने लगी थी। जरा सा छू जाने पर भी तबाही तय थी। दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। ये देखकर मुरोंग शू और जुएर दोनों की सांसें थम गईं। उन्हें पता था कि बैली यूयू ताकतवर है, लेकिन वो मुरोंग लिए के बराबर भी हो सकती है। ये सोचकर ही उनके होश उड़ गए। ऐसे मुकाबले में जहां 2 स्वॉर्ड किंग स्तर के योद्धा आमने सामने हों, कोई भी जगह सुरक्षित नहीं रहती। एक सेकंड में पूरी दुनिया का रूप बदल सकता था। हा, मिस बहुत ही खास हैं। आपके पास वाकई वो ताकत है जो मुझे रोक सके। अब समझा कि वो इतना निश्चिंत क्यों था। हम अगर भिड़ जाएं तो कई दिनों तक लड़ते रहेंगे और फिर भी कोई नतीजा ना निकलेगा। उसके बाद पीछा करना तो दूर की बात है। आसमान की तरफ देखा जो उनकी ताकत से 2 हिस्सों में बंट चुका था। फिर जमीन पर नजर डाली जहां जुओ फैन बेपरवाह चला जा रहा था। मुरोंग लिए हंस पड़ा। फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह आ गई एक स्याह मुस्कान। लेकिन एक बात तुम भूल रहे हो, मिस ताकत में मेरे बराबर हैं, लेकिन अगर मैं सीरियस हो जाऊं तो 10 बार भी नहीं झेल पाएंगी। तच, गजब की डींगे मारते हो। बाइली यूयू ने हंसते हुए कहा, कहते हैं मुरोंग क्लैन हेड समझदार है, मगर अब लग रहा है कि तुम तो सिरफिरे घमंडी निकले। हमने जो थोड़ी देर पहले टक्कर ली उसमें साफ था कि कोई ऊपर नीचे नहीं था। जीत हार तो बहुत लंबी लड़ाई के बाद ही तय होती। और अब ये कहना कि 10 बार में मुझे हरा सकते हो, क्या मेरी स्किल्स इतनी कमज़ोर हैं तुम्हारे क्लैन की स्पेशल आर्ट्स के सामने? मुरोंग लाई ने धीरे से सिर हिलाया, हल्की सी मुस्कान देते हुए बोला, मिस आप साधारण नहीं हैं। आपकी ताकत मुझसे कम नहीं। आपके क्लैन की विरासत जरूर गहरी रही होगी। हमारा क्लैन बाहर थोड़ी बहुत पहचान रखता है, लेकिन इतना घमंडी नहीं कि दूसरों को कुछ समझे ही नहीं। तो फिर 10 बार वाली बात क्यों? बैली यूयू ने तीखी नज़र से देखा। मुरोंग लाई ने एक गहरी सांस ली और कहा, आप जैसी ताकतवर मिस से हजारों बार टक्कर लेना मेरे लिए सौभाग्य की बात होती।
लेकिन अभी की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि दूसरों की खातिर नॉर्दर्न लैंड को नुकसान पहुंचाऊं। उम्मीद करता हूं कि आप समझेंगी। मुरोंग लाई ने सम्मान के तौर पर थोड़ा सिर झुकाया, फिर उसका चेहरा सख्त हो गया। उसके हाथ से सुनहरी आग निकली जो धीरे धीरे 2 मीटर लंबी जलती हुई तलवार का रूप लेने लगी। उस तलवार के प्रकट होते ही दुनिया का रूप ही बदल गया। मुरोंग लिए के चारों ओर की आग और तेज भड़कने लगी। उसकी ताकत समुंदर की लहरों जैसी फैलने लगी। बैली यूयू की सिल्वर दुनिया को निगलने के लिए बिजली की स्वॉर्ड एनर्जी तक उसमें डूब गई। अब सारी दुनिया लाल हो गई थी। गर्मी इतनी बढ़ गई कि जमीन जलने लगी। मुरोंग लाई की मुट्ठी में अब पूरा वातावरण था, और जितनी गर्मी बढ़ती जा रही थी उसकी हमला उतना ही ज्यादा घातक होने वाला था। बैली यूयू की आंखें कांप उठीं और वो चिल्ला पड़ी, सदर्न लैंड का डिवाइन वेपन, डेसिमेटिंग डिवाइन सोर्ड। बिल्कुल सही। मुरोंग लाई ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए तलवार को हल्के से हिलाया और फिर सामने थाम लिया। मिस, माफ कीजिए कि इस लड़ाई को छोटा करना पड़ा, मगर डिवाइन स्वॉर्ड निकालने के बाद जीत मेरी ही होगी। फिर भी कभी और सही समय पर आपके साथ मुकाबला करने की इच्छा है। कृपया इसे अन्यथा न लें। मुरोंग शू और जुयर के चेहरे खुशी से खिल उठे कि क्लैन हेड जीत गए। चाहे औरत जितनी भी ताकतवर हो, क्लैन हेड के पास रेयर डिवाइन वेपन है जो पूरा पलड़ा उनकी तरफ झुका देता है। बाकी लोगों के स्पिरिचुअल वेपन्स के मुकाबले डिवाइन वेपन का कमाल ये होता है कि जितनी ताकत यूजर के पास होती है वो उतनी ही ज्यादा ताकत छोड़ता है। मतलब मुरोंग लाई के हाथ में डेसिमेटिंग स्वॉर्ड होते ही जीत तय हो जाती है, और अब उसकी 10 बार में जीतने की बात सच साबित हो गई थी। जुओ फैन अब कहीं नहीं जा सकता था। बैली यूयू ने गुस्से और दुख के साथ मुरोंग लिए की तरफ घूरा, होंठ भींच लिए। उसके पास अगर पेट्रियार्क की सनड्रिंग स्वॉर्ड होती तो शायद वो भी डिवाइन स्वॉर्ड से बराबरी कर सकती थी, लेकिन पेट्रियार्क ना तो अपनी तलवार किसी को देता था और ना ही वो यहां मौजूद था। जिस पल डिवाइन स्वॉर्ड मैदान में आई उसी पल उसकी हार तय हो गई थी। ये हारी हुई लड़ाई उसके अंदर की स्वॉर्ड किंग को सिर्फ गुस्सा और शर्म से भर रही थी। मुरोंग लाई ने उसकी हालत समझी और ठंडी सांस लेकर बोला, मिस, इस टक्कर को हार मत मानिए, हालात ने मजबूर किया है। अब मुरोंग लिए ने बैली यूयू की ओर देखा तक नहीं और जुओ फैन की तरफ देखता हुआ बोला, सर, अब तो मिस हार चुकी हैं, क्या अब भी आप जाना चाहेंगे? बिल्कुल। जुओ फैन बिना रुके चलते हुए बोला, वो तुम्हें हरा नहीं सकती, लेकिन मुझे काफी वक्त दे चुकी है। इतनी देर में तो कोई घूंगा भी हजारों मील चला जाए। मुरोंग लाई ने भौहें चढ़ाई, फिर व्यंग्य से कहा, रोकने की बात कर रहे हो? अब वो 10 बार बाद तुम्हें रोक भी नहीं पाएगी। तुम दोनों ये बात अच्छे से जानते हो। बैली यूयू का चेहरा उतर गया, मुट्ठियां कस गईं। अगर मैं कहूं कि वो रोक सकती है तो वो रोकेगी, यकीन नहीं होता? जुओ फैन ने एक शैतानी मुस्कान दी, मुरोंग क्लैन हेड, तुमने कहा था कि तुम्हारा क्लैन दूसरों को नीचा नहीं समझता, मगर मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें अपने ऊपर बहुत घमंड है। लगता है डिवाइन वेपन को पकड़ लिया तो खुद को सबसे ऊपर समझ लिया। मुरोंग लाई की भौहें उठ गईं और उसका दिल कांप गया। तुम कहना तो नहीं चाह रहे? तुमने सही समझा, इस लड़ाई में गलती मेरी नहीं, तुम्हारी है। जुओ फैन की आंखें चमक उठीं और उसकी हथेली से काली धार निकली। एक लाल तलवार जिसमें काले निशान थे धीरे धीरे नजर आने लगी। जुओ फैन ने वो तलवार बैली यूयू की ओर उछाली, इसे पकड़ो और मुरोंग क्लैन हेड के फाइन आर्ट्स का मजा लो। एक काली बिजली आकाश को चीरती हुई आई जब बैली यूयू ने वो काली तलवार थाम ली। कालेपन की परछाई उस जलते हुए संसार पर छा गई और चारों तरफ एक अजीब सा डरावना माहौल बन गया, जैसे किसी भयानक जगह में आ गए हों। वहां से अजीब सी आवाजें भी आने लगीं, जैसे कोई डरावनी आत्माएं फुसफुसा रही हों। बैली यूयू उस गूंजती तलवार को देखती ही रह गई। हैरानी से उसका मुंह खुला रह गया। वो उसकी ताकत को महसूस कर सकती थी, उसकी आत्मा को पहचान पा रही थी। ये तलवार कोई मामूली नहीं थी, ये वैसी ही डिवाइन वेपन थी जैसे पेट्रियार्क की सनड्रिंग सोर्ड या मुरोंग लाई की डेसिमेटिंग सोर्ड। पर यह किस धरती की डिवाइन वेपन है? मैंने तो कभी इसका नाम तक नहीं सुना। क्या पांचों डिवाइन वेपन्स में कोई ऐसी अजीब तलवार थी जिसमें काली लकीरें हों? मुरोंग लाई का चेहरा भी फड़क गया। उसके हाथ में डेसिमेटिंग सोर्ड भी गूंजने लगी, जैसे किसी जानी दुश्मन को देख लिया हो और गुस्से से कांपने लगी हो। ये डेसिमेटिंग सोर्ड को क्या हो गया है? अपनी तलवार की तरफ देखते हुए मुरोंग लाई भौहें सिकोड़ता है। इतनी उत्तेजना क्यों? पहले कभी किसी डिवाइन वेपन के सामने ये ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देती थी, फिर अब क्यों? जुओ फैन को मगर पूरी सच्चाई पता थी। असल में ये डिवाइन वेपन गुस्से से पागल हो रही थी, क्योंकि ये जो अब डेमोनिक सोर्ड बन चुकी थी वो पहले वॉल्टिंग सोर्ड हुआ करती थी, पर अब उसके अंदर कोई नई तलवार आत्मा बस चुकी थी जिसने इसका पूरा रूप ही बदल दिया। पांचों महान सेक्रेड वेपन्स कभी साथ में गढ़ी गई थीं। अब उनमें से 2 आमने सामने खड़ी थीं, पर एक को पहचान पाना भी मुश्किल हो गया था। इंसान होते तो शायद हैरानी से चुप हो जाते। शुक्र है कि तलवारों की आत्माएं बोल नहीं सकती, वरना डेसिमेटिंग सोर्ड तो आग उगल देती। तू कौन हरामखोर? मेरे भाई के घर में घुसा कैसे? ही, अब वो कब्र में है। कैसे मरा? मास्टर ने खत्म कर दिया, क्योंकि वो बात नहीं मान रहा था और बस फिर यही सब चलता रहता।
जुओ फैन ने हल्की सी मुस्कान के साथ दोनों तलवारों की गूंज को अपने अंदाज में नाटक बना दिया और चुपचाप उसका मजा ले रहा था। भले ही तलवारें एक दूसरे से दुश्मनी निभा रही हों, उनके मालिकों को इसकी भनक तक नहीं है। अब जब तेरे पास डिवाइन स्वॉर्ड है तो खड़ी क्यों है, हमला कर। जुओ फैन की ये पुकार दोनों को जैसे नींद से जगा गई। बाइली यूयू चौंकी, फिर तलवार को देखकर मुस्कुराई। उसका आत्मविश्वास लौट आया था। अब उसके पास भी मुरोंगलिए से बराबरी की ताकत थी। अब जब दोनों के पास डिवाइन स्वॉर्ड है तो कौन जीतेगा ये कोई नहीं कह सकता। बाइली यूयू ने अपनी शक्ति उस डिवाइन स्वॉर्ड में उड़ेल दी और उसकी गूंज और भी तेज हो गई। तलवार के सिरे से एक तेज ऊर्जा निकली और आसमान को चीरते हुए चली गई। अब पूरा आसमान एक तूफान में बदल गया था। लाल रंग के बादल अब चमकदार बिजली और तेज हवाओं से भर गए थे। बिजली और स्वॉर्ड एनर्जी मिलकर चारों ओर फैलने लगी और जलते हुए लाल बादलों को फाड़ने लगी। कुछ ही पलों में दुनिया ही बदल गई थी। भले ही जगह ज्यादा नहीं थी, पर आग के बादलों का 1/3 हिस्सा साफ हो चुका था। ये साबित कर रहा था कि बाइली यूयू अब मुरोंगलाई की 10 वारों की गिनती से कहीं ज्यादा वार झेलने की ताकत रखती थी। मुरोंगलाई का नियंत्रण भी अब कमजोर हो गया था। अब जब दोनों के पास डिवाइन स्वॉर्ड्स थीं तो ये लड़ाई छोटी नहीं रहने वाली थी। जुओ फैन मुस्कुराते हुए हाथ हिलाता है और कियाओर के साथ वहां से निकलने लगा। तुम दोनों मजे करो और जितनी देर चाहो लड़ते रहो, मैं अब जा रहा हूं। हा हा हा। मुरोंगलाई का चेहरा तमतमा उठा। उसने देखा जुओ फैन कितनी आसानी से निकल गया। फिर उसने सामने वाली अपनी ओपोनेंट को देखा जो एक शैतानी मुस्कान के साथ खड़ी थी और लंबी सांस ली। अब तो बहुत वक्त लगने वाला है। हाँ, सिर्फ 10 वारों से काम नहीं चलने वाला, 100 वार भी कम पड़ेंगे। हे। बाइली यूयू हंसते हुए आगे बढ़ी। क्लैन हेड, मैंने आज तक डिवाइन स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। अब जब एक बराबरी का ओपोनेंट मिल ही गया है तो क्यों ना कुछ राउंड लड़ ही लें। हा। अब मैं बस एक स्पारिंग पार्टनर बनकर रह गया हूं। मुरोंगलाई का चेहरा उतर गया, मगर बैली यूयू तो जैसे खिल गई थी। अब जुओ फैन को रोकने का कोई उपाय नहीं था। मुरोंगलाई को अब लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर बाइली यूयू को डिवाइन स्वॉर्ड की खुशी इतनी थी कि वो उसे आजमाए बिना नहीं रह सकती थी। एक निराश मर्द और एक खुश और जोश में भरी औरत की भिड़ंत शुरू हुई। दुनिया हिल गई, जमीन कांप उठी, बिजली कड़कने लगी और आकाश में आग धधक उठी। ये लड़ाई अब साधारण स्वॉर्ड किंग स्तर की नहीं रही। डिवाइन स्वॉर्ड के आ जाने से ये तबाही मचाने वाली बन गई थी। जहां भी तलवारें टकराईं वहां सब कुछ नष्ट हो गया, और जहां नहीं भी पहुंची वहां भी उनकी औरा ने तबाही मचा दी। ऐसी लड़ाई किसी ने पहले कभी देखी नहीं थी, और समझदार लोग तो इसे देखना तो दूर, उसकी परछाई से भी दूर भागने लगते। मुरोंग शुए और जुएर तो लड़ाई शुरू होते ही वहां से भाग गईं। एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। इतनी विनाशकारी ताकत से तो बहरे होने का डर था। हालांकि उनकी भागने की रफ्तार भी कम लग रही थी, क्योंकि कई बार तो वो उस तबाही के मुहाने पर आ गए थे, और अगर एक पल की देरी हो जाती तो वहीं मारे जाते। जुओ फैन तो कब का गायब हो चुका था। धुएं और धूल की आड़ में मुरोंग शू को उसे ढूंढने का कोई मौका नहीं मिला। ये लड़ाई उसके लिए वरदान बन गई थी, क्योंकि सबका ध्यान उसी पर टिक गया था और जुओ फैन का सुराग मिट गया। धुएं और गड़गड़ाहट के बीच एक गाड़ी रुक गई, जिसमें जुओ फैन और कियाओर चढ़े और वो फिर आगे बढ़ गई। रक्षक जुओ फैन को देखते रहे और फिर बाहर मचे विनाश की तरफ देखकर बोले, हे भगवान, सर ये क्या हुआ? हम तो गेलफ्रॉस्ट टाउन में अपना काम निपटाकर लौटे ही थे कि अचानक बर्फीले पत्थरों की बारिश होने लगी और हमें भागना पड़ा। फिर जैसा आपने कहा था वो पूरा शहर बर्बाद हो गया। अब तो लगता है पूरा संसार ही टूट रहा है। आकाश में आग और बिजली दोनों हैं। जुओ फैन ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं। फ्रिजिड रेन स्वॉर्ड किंग अभी बस मुरोंगलाई से लड़ रही है। बाकी सब हक्के बक्के रह गए। क्या? आर्डन सनसॉर्ड गॉड मुरोंगलाई, आप उनसे कैसे भिड़ गए? क्या हुआ था? जुओ फैन ने हल्के से बात को टालते हुए कहा, कुछ नहीं, बस वो मुझे देख बैठा। फिर अचानक उसने खून थूक दिया। बाकी सब घबरा गए। सर, फादर आप। कियाओर भी डर गई। जुओ फैन ने गहरी सांस ली और अपनी अंगूठी से एक गोली निकालकर खा ली। कोई बात नहीं, मैंने बस एक कर चुका दिया, अब हम जा सकते हैं। कियाओर सब जानती थी और चिंता से उसे गले लगा लिया। बाहर का संसार अब भी हिल रहा था। 2 स्वॉर्ड किंग्स की लड़ाई की लहरें हर दिशा में तबाही फैला रही थीं। सिर्फ एक गाड़ी बची थी जिसे 4 घबराए हुए तीसरे स्तर के स्पिरिचुअल बीस्ट खींच रहे थे। 10 दिन बाद हवा और बर्फ रास्ते पर हल्ला मचा रही थी। तभी अचानक एक परछाई तेजी से गाड़ी के सामने आई और बड़ी आसानी से अंदर आ गई। जिसने भी देखा खुशी से चिल्ला पड़ा, मिस यूयू, आप आखिरकार वापस आ गईं। सर तो आपकी चिंता में परेशान थे। हा। चिंता? जुओ फैन को देखकर बाइली यूयू मुस्कुराई। अरे इन्हें तो खुद की चिंता करनी चाहिए। ये देखो, चेहरा कैसा पीला पड़ा है। जुओ फैन ने हल्की मुस्कान दी। मेरी सोल को बस थोड़ी चोट लगी है, 1 महीने में ठीक हो जाऊंगा। बेवकूफ, बाइली यूयू ने सिर हिलाते हुए चिढ़ाया। तुझे जरूरत ही क्या थी सोल लगाने की मुरोंगशू के सामने? अब भुगतो। जुओ फैन हंस पड़ा। मैं बस एहसान चुकाना चाहता था।
और वो करने का एक ही तरीका था, उसका जानलेवा वार झेलना। अब तक तो बड़े चालाक बनते फिर रहे थे, अब अचानक से ऐसे बेवकूफ़ कैसे बन गए? बाली यीयू ने उसे चिढ़ाया, डर नहीं लगा कि वो तेरी आत्मा और शरीर दोनों को एक झटके में मिटा देती? हाँ, मैंने अब तक जो सब झेला है वहां तक पहुंचने के लिए ये तो कुछ भी नहीं। जुओ फैन ने लंबी सांस छोड़ी। जब एहसान चुकाना हो तो दिल से चुकाना चाहिए। जिसे तूने जिंदगी दी थी उसी को मौका देना चाहिए तुझे मारने का। बस इस बार मेरी जुड़वा आत्माएं इतनी ताकतवर थीं कि उसके पूरे दम से भी वो मुझे खत्म नहीं कर पाई। मेरी ड्रैगन सोल को थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन मेरी डोमेन उस नुकसान को सोख सकती है एक हद तक। खैर, जिंदगी तो मेरी बच गई। बाली यीयू मुंह खोल के उसे देखती रह गई। तू तो बड़ा अजीब है, एहसान चुकाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। अगर कोई और मौका होता तो मैं आसानी से वो एहसान चुका सकता था, लेकिन हम दोनों की राहें अलग हैं। उसे मेरी मदद से नफरत है, और अगर मैं उसकी मदद करता भी तो उसके विश्वासों को ठेस पहुंचती, जो कि उसके लिए ज्यादा नुकसानदेह होता। इसलिए सिर्फ एक ही रास्ता था, जान के बदले जान। हालांकि मेरी जान अभी भी काम की है और मैं यूं ही उसे छोड़ नहीं सकता, इसलिए बस एक मौका दे दिया कि वो चाहे तो ले सकती है। अब अगर वो नाकाम हो गई तो वो उसका मसला है, मेरा नहीं। मैंने अपना हिसाब चुकता कर दिया। बाली यीयू झपकती रही। तू तो बड़ी अजीब सोच रखता है, ऐसा कभी सुना ही नहीं। कर्ज चुकाने का मतलब होता है अंदर से सुकून पा लेना। ना मैं किसी का कर्जदार हूं, ना कोई मेरा। जो रिश्ते बांधते हैं उन्हें तोड़ना सिर्फ एक औपचारिकता है, असली बात है मन का शांति पा लेना। सही है, रंजिशें और एहसान दोनों दिल से होते हैं। जब दिल से बोझ हट जाए तो फिर तरीका कैसा भी हो, क्या फर्क पड़ता है? बाली यीयू ने सिर हिलाया, फिर एकदम संजीदा हो गई। तो एक काम करते हैं, क्यों ना मैं तुझे एक और बंधन से मुक्त कर दूं? जुओ फैन ने उसकी तरफ लंबे समय तक देखा। तू क्या करने वाली है? किस बंधन की बात कर रही है? अरे, एक ऐसा एहसान जो आसमान जितना बड़ा है। वो एकदम उसके पास पहुंच गई और सीधा उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, क्या सोचता है मेरे बारे में कियान? इतना सुनते ही पूरे रथ में बैठे लोग कांप उठे और सबकी निगाहें फ्रिजिड रेन स्नो किंग पर जा टिकीं। ये स्वॉर्ड किंग क्या कर रही है? इजहार कर रही है? हद है, क्या हिम्मत है इस औरत में? सीधे सामने से पूछ लिया, एकदम स्वॉर्ड किंग वाली हरकत। अब सबकी निगाहें जुओ फैन पर टिक गईं, जिसमें साफ साफ इशारा था। सर, अगर आपका रिश्ता एक स्वॉर्ड किंग से बन जाए तो ना सिर्फ आपको फायदा होगा बल्कि हम सबको भी बहुत फायदा मिलेगा। देखिए तो सही, वो खुद आगे आ रही है। कबूल कर लीजिए। थोड़ी ज्यादा जोशीली जरूर है, लेकिन ताकत की तो खान है। जुओ फैन ने सबको घूर के देखा, जैसे कह रहा हो दखल मत दो, और फिर बाली यीयू की उम्मीद भरी आंखों में झांकते हुए बोला, मिस यू, आप कहना क्या चाहती हैं? जैसा सुना वैसा ही। तुम मुझे लेकर क्या सोचते हो? कुछ खास नहीं, जुओ फैन ने सपाट जवाब दिया। बाली यू का चेहरा फड़क उठा और उसने उसका कपड़ा पकड़ लिया। कुछ खास नहीं? फिर से बोलना है क्या तुझे? अब मिस यू, जरा शांति रखिए। सर हमेशा से साफ साफ बात करते हैं, आप ऐसे ही गुस्सा मत होइए। बाकी लोग जल्दी से बीच बचाव करने लगे क्योंकि वो औरत सचमुच फट पड़ने वाली थी। बाली यू ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसे छोड़ दिया। अपने मन को काबू में करते हुए उसने मीठी मुस्कान से कहा, सर कियान, आपकी बातें दिल दुखा देती हैं। ना तो आप कोई सेंट दिखते हैं और ना ही वैसे बर्ताव करते हैं, मगर आपके अंदर एक खूबी है, आप एहसान मानते हैं। आप तो जान तक दे सकते हैं किसी की भलाई के लिए। ऐसे मर्दों को मैं इज्जत देती हूं। अरे सुन ले औरत, बात गोलमोल मत कर। जुओ फैन झुंझलाया। बाली यू का होठ तिरछा हुआ, उसने गुस्से से आंखें दिखाई, मुट्ठियां भिंच गईं, लेकिन एक लंबी सांस लेकर सब संभाल लिया और उसी नरम चेहरे के साथ बोली, मतलब ये था कियान, गैलेफ्रॉस्ट टाउन में जब मैंने तुझे बचाने के लिए मुरोंग लिए से अकेले टक्कर ली तो क्या वो तेरी जान बचाना नहीं था? अब तो एहसान मानना बनता है। बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि तू वो गार्ड है जो बैली यूतियन ने मुझे सौंपा है और तूने बस अपनी ड्यूटी निभाई। इसमें मेरी जान बचाने जैसी बात कहाँ है? जुओ फैन ने बड़े आत्मविश्वास से जवाब दिया। बाली यू का दिल बैठ गया, लेकिन उसने फिर भी एक और कोशिश की। तूने ही तो वो बखेड़ा खड़ा किया था गैलेफ्रॉस्ट टाउन में, नहीं तो मुरोंग लिए हमें मिलते क्यों? और मैंने तुझे उससे बचाया, अब कम से कम एक एहसान तो बनता है ना? जैसा मैंने कहा, तू अब मेरे लिए काम कर रही है तो ये सब तेरे काम का हिस्सा है। इसमें सेवा और सुरक्षा दोनों शामिल हैं। इसे एहसान समझना बेवकूफ़ी है। जुओ फैन ने उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, और रही बात किसी इनाम की, तो मैंने तुझे पहले ही गैलेफ्रॉस्ट टाउन में दे दिया था, वरना अब तक तुझे बुरी तरह पीट चुके होते। मेरी डिवाइन स्वॉर्ड ने ही तेरी इज्जत और जान दोनों बचाई। अब इससे बड़ा एहसान और क्या होगा? लेकिन वो तो जाहिर था, तेरे पास कोई और चारा ही नहीं था भागने का। तू मेरी मास्टरशिप में है। जो कुछ मैं तुझे देता हूं वो एहसान नहीं, फेवर होता है, और तुझे मुझसे शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि जो तेरा है वो मेरा है, एक सेवक के रूप में। जुओ फैन ने बाली यू की नाक को छेड़ा और शरारती मुस्कान के साथ बोला, ओ हाँ, मेरी डेमोनिक स्वॉर्ड कहाँ है? अब तक लौटाई क्यों नहीं? बाली यू थोड़ा मुड़ी और अपने हाथ पीछे करके शर्माते हुए बोली,
जुओ फैन की भौहें हिलीं जब उसने देखा कि तलवार तो उसकी कमर से बंधी है। उसने हाथ आगे बढ़ाया। अब दे दे। मैं बस पूछने ही वाली थी कि क्या मैं इसे रख सकती हूं? बाली यू ने शर्माते हुए मिन्नत की। बाकी सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। फ्रिजिड रेन स्वॉर्ड किंग आखिर तक झिझकती रही, मगर इजहार तो किया ही नहीं। क्या बोरियत, हमने तो कुछ और ही सोच लिया था। सबने आंखें घुमा लीं और दूसरी तरफ देखने लगे। केवल जुओ फैन को शुरुआत से ही उसकी मंशा समझ में आ गई थी और उसने मजाक उड़ाया। रख ले, तुझे पता भी है ये है क्या? बता, क्या तेरा पैट्रियार्क तुझे सनरिंग स्वॉर्ड को हाथ तक लगाने देगा? यही तो बात है, डिवाइन स्वॉर्ड्स इतनी रेयर हैं कि पहली बार मुझे कोई हाथ में आई और जो ताकत महसूस हुई उससे मैं बहुत उत्साहित हो गई। बाली यू फिर से जोश में आ गई। और मैंने सुना है कि सिर्फ 5 डिवाइन स्वॉर्ड्स ही हैं। फिर तेरे पास छठी कहाँ से आई? जुओ फैन ने उसकी तरफ देखा और चिढ़ाया। किसने कहा कि सिर्फ 5 हैं? 5 तो सिर्फ सेक्युलर वर्ल्ड में हैं। सेक्युलर वर्ल्ड मतलब असली दुनिया में और भी डिवाइन स्वॉर्ड्स हैं? बिल्कुल, सुन ले, ये सब डिवाइन स्वॉर्ड्स तो डेविल माउंटेन से आती हैं। जुओ फैन ने चौड़ी मुस्कान के साथ बताया। बाली यू चौंक गई, जैसे उसकी आत्मा हिल गई हो। डेविल माउंटेन ने 5 लैंड की डिवाइन स्वॉर्ड्स बनाई हैं? हाँ भाई, जब कोई डिसाइपल डेविल माउंटेन छोड़ने वाला होता है तो वहां के मास्टर्स उसके स्किल सेट के अनुसार एक स्वॉर्ड बनाते हैं। 5 लैंड की डिवाइन स्वॉर्ड्स तो बस उन डिसाइपल्स की तलवारें हैं जो कभी लौटे ही नहीं। जुओ फैन ने होंठ चाटते हुए ऐसा किस्सा सुनाया जैसे कोई चमत्कार हो। बाली यू स्तब्ध रह गई। उसे खुद को संभालने में समय लगा। फिर उसने उस डेमोनिक स्वॉर्ड को कस के पकड़ लिया और मिन्नत करने लगी। तो तू बस ये तलवार मुझे दे दे, तू तो अपने मास्टर से दूसरी बनवा ही सकता है। इतना आसान होता तो डिवाइन स्वॉर्ड कहलाती ही क्यों? जुओ फैन ने आंखें घुमा दी। बता, गैलेफ्रॉस टाउन में कौन जीता था? मुरोंगले। बाली यू हिचकी, फिर होंठ फुला के बोली, 8 दिन लड़ी थी लेकिन फिर भी नहीं हरा पाई तो निकल गई। वैसे हम दोनों बराबरी के थे, वो मुझे रोक नहीं सका। जुओ फैन ने सिर हिलाया और पूछा, तू मुरोंगलिया के बराबर है और सालों तक लड़ सकती है, फिर सिर्फ 8 दिन में क्यों भाग गई? मैं उसके बराबर कहाँ? वो तो 1000 साल से डेसिमेटिंग स्वॉर्ड चला रहा है, जबकि मैंने तो अभी अभी तेरी तलवार हाथ में ली और उससे जुड़ भी नहीं पाई। हार तो तय थी, अब ये तो साफ है। जुओ फैन ने कंधे उचका दिए। वो तलवार मेरे लिए बनी है, इसलिए मुझसे मेल खाती है। तू तो बेली यूथियन के सनरिंग स्वॉर्ड से सीखी है, वही तलवार तेरे लिए सही है, मेरी नहीं। मगर पैट्रियार्क मुझे सनरिंग स्वॉर्ड कभी नहीं देगा, और अनफेमिलियर डिवाइन स्वॉर्ड भी न होने से तो बेहतर ही है। तलवार हमेशा उस इरादे का साथ देती है जो उससे मेल खाता हो। किसी रैंडम तलवार, खासकर डिवाइन स्वॉर्ड से तो तेरा रास्ता ही बिगड़ेगा। जुओ फैन ने उसकी मांग को खारिज कर दिया। देख, अगर तू मेरी बात माने और वो काम पूरा करे जो डेविल माउंटेन ने मुझे सौंपा है, तो मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां मेरा मास्टर तेरे लिए एक ऐसी डिवाइन स्वॉर्ड बनाएगा जो सनरिंग स्वॉर्ड की तरह तेरे स्वभाव से मेल खाएगी। क्या वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा? बाली यू की आंखें खुशी से चमक उठीं। सच में? कभी तुझसे झूठ बोला है? जुओ फैन ने अपना मशहूर मुस्कान बिखेरा। बाली यू खुशी से सिर हिलाने लगी और उसने डेमोनिक स्वॉर्ड लौटा दी। जुओ फैन ने हंसते हुए उस पिच ब्लैक तलवार पर हाथ फेरा। वो तलवार उसके मन से जुड़ी थी, कोई और उसकी इजाजत के बिना उसे अपना नहीं बना सकता था। वरना ये लड़की अब तक इसे लेके 9-2-11 हो चुकी होती, मेरे पास टाइम बर्बाद करने क्यों आती? जुओ फैन ने एक संकेत किया और वो डेमोनिक स्वॉर्ड उसके शरीर में समा गई। फिर उसने हंसते हुए बाली यू की ओर देखा। ताकत और शोहरत कैसे लोगों की आंखों पर पर्दा डाल देती है। इस नादान लड़की को भी तलवार का भूत सवार हो गया। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि डिवाइन स्वॉर्ड बनाना क्या इतना आसान है। और वैसे भी मैंने आखिरी बार सच कब बोला था? जैसे ही बग्गी बर्फीली सड़कों पर सरपट दौड़ती चली जा रही थी, अंदर का माहौल बिल्कुल शांत और सुकून भरा था। बाली यूयू उस प्यारी सी क्यावर को बाहों में लिए बैठी थी और अब जाकर जुओ फैन उसे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा था। तभी वो एकदम चौंकी और जल्दी से बोली, अरे मुरोंगलिए तो मेरी मंशा समझ नहीं पाया, लेकिन वो तुम्हारी मंशा जरूर पकड़ लेगा। शायद अभी खोज में ही लगा हो और हमारे पीछे भी आ गया हो। अब जब उसने मेरी ताकत का अंदाजा ले लिया है तो मैं ज्यादा देर उसे रोक नहीं पाऊंगी। मैं तो बस खुद की हिफाजत कर सकती हूँ। अब तुम्हें संभल कर रहना होगा। है, अब आकर तुम्हें मेरी चिंता सताने लगी? चिंता? वो कौन करता है? लेकिन अगर तुम मर गए तो इतनी कीमती डिवाइन स्वॉर्ड को फिर कभी छूने का मौका मिले या ना मिले, कौन जाने। बाली यूयू का चेहरा सुर्ख हो गया और उसने थोड़ा नखरे से कहा। जुओ फैन ने सिर हिलाया और बाकी लोगों की ओर मुड़ते हुए पूछा, अगला पड़ाव कितनी दूर है? सर, सी क्लाउड सेक्ट पहुंचने में अब करीब 4 घंटे का समय है। और तेज चलाओ, जुओ फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। बाली यूयू की भौहें तन गईं। तुम सुन नहीं रहे थे क्या? मुरोंग लाई जरूर तुम्हारी तलाश में सी क्लाउड सेक्ट पहुंचेगा, क्योंकि वही गेल फ्रॉस्ट टाउन के सबसे पास है। अब तुम वहीं जाकर खुद ही पकड़े जाओगे। मेरी प्यारी फ्रिजिड रेन स्वॉर्ड किंग, तुम समझती हो मैं इतना भी नहीं सोचता। तो फिर?
हा, क्या तुमने कभी लाइट शैडो के बारे में सुना है? झुओ फैन ने हल्की सी मुस्कान के साथ आराम से लेटते हुए कहा। बाली यूयू अब एकदम उलझन में पड़ गई। 4 घंटे बाद बग्गी बिल्कुल शांति से चलती रही और एक जमी हुई झरने के पास जाकर धीमी हुए फिर एक बैरियर के अंदर घुस गई। उसी वक्त एक आलीशान हॉल में 3 लोग खड़े थे, वही 3 जो कुछ ही समय पहले पीछा कर रहे थे। उनके सामने एक बूढ़े इंसान खड़े थे जिनके चेहरे पर दिव्यता और दाढ़ी थी। उन्होंने झुककर कहा, सदर्न लैंड्स के स्वॉर्ड गॉड मुरोंग और इमॉर्टल हीलर मुरोंग, आपके दर्शन से हमारा सेक्ट धन्य हुआ। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार सर तो इस वक्त सी ब्राइट सेक्ट में सर ओयांग के साथ इनविंसिबल स्वॉर्ड से लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। फिर अचानक यहाँ कैसे? बात कुछ लंबी है। मुरोंग लाई ने एक लंबी सांस ली। मैं सी ब्राइट सेक्ट में ही था और आने वाले तूफान की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी कुछ हुआ। नॉर्दर्न लैंड की पहली रक्षा रेखा सन सी सेक्ट पर हमला हुआ और उन्होंने मदद की पुकार की, तो मैंने स्वयं वहां जाने की ठानी। लेकिन जब पहुंचा तो पूरा सेक्ट तबाह हो चुका था और कुछ बचे लोग सी ब्राइट सेक्ट की ओर भाग चुके थे। मैंने फिर हमलावर का सुराग लगाने की कोशिश की। ये तो साफ है ना, नॉर्दर्न लैंड के किसी सेक्ट को तबाह कर सके ऐसा कोई है तो वो इनविंसिबल स्वॉर्ड की टीम ही हो सकती है। आप तो जानते ही हैं उसके पास 9 स्वॉर्ड किंग्स हैं जो ऐसी तबाही मचा सकते हैं। हाँ, यही मैं भी सोच रहा था। मैं अकेला उन सबका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अगर उनकी चाल समझ सका तो आगे के लिए तैयारी की जा सकती है। लेकिन मुरोंग लाई के चेहरे पर अब चिंता और संदेह के भाव थे। बूढ़े ने उत्सुकता से पूछा, क्या मुरोंग क्लान हेड को कुछ और भी परेशान कर रहा है? बिल्कुल। मुरोंग लाई का चेहरा गंभीर हो गया। शायद इनविंसिबल स्वॉर्ड की टीम के अलावा और भी कोई ताकत नॉर्दर्न लैंड में आई है। बूढ़े की आंखें फैल गईं। आप कहना चाहते हैं कि कोई और ताकत भी है जो नॉर्दर्न लैंड के सेक्ट को वैसे ही तबाह कर सकती है जैसे सेंट्रल एरिया करता है, और वो अब हमारे इलाके में है? ये तो नामुमकिन है। हम सब जानते हैं 5 लैंड के सबसे ताकतवर लोगों को, और जब सेंट्रल एरिया हम पर गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठा है तब बाकी 4 लैंड एक साथ खड़े हैं। ऐसे में तीसरी फैक्शन का इतना ताकतवर बन जाना, ये तो अजीब है। मुझे भी पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब जब खुद अपनी आंखों से देखा है तो मानना ही होगा। मुरोंग लाई ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, जब मैं सन सी सेक्ट की जांच कर रहा था तब सुराग मुझे गेलफ्रॉस्ट टाउन ले आया, जहां मेरी बहन किसी अजनबी समूह से उलझी हुई थी। मैं और जानना चाहता था, लेकिन वो लोग बेहद असाधारण थे। उस औरत की ताकत मेरी बराबरी की थी और उसके पास एक डिवाइन वेपन था जैसा इस धरती पर किसी के पास नहीं। हमारी लड़ाई 8 दिन तक चली, और अगर उसका स्वॉर्ड उसकी स्किल का मुकाबला कर पाता तो शायद सालों तक चलती। बूढ़े का चेहरा सिहर गया, लेकिन फिर भी शालीनता से बोला, वो महिला तो जरूर बहुत ही खास रही होगी अगर मुरोंग क्लैन हेड को डिवाइन वेपन के साथ बराबरी पर रोक पाई। मगर आप कैसे इतने निश्चित हो गए कि वो लोग सेंट्रल एरिया से नहीं है? हो सकता है वो तलवार सनरिंग स्वॉर्ड हो। सेक्ट लीडर लियांग, मेरे भाई खुद इनविंसिबल स्वॉर्ड से मिल चुके हैं और सनरिंग स्वॉर्ड को भी देख चुके हैं। ऊपर से इनविंसिबल स्वॉर्ड अपनी तलवार को जान से भी ज्यादा बचाकर रखता है, किसी और को नहीं देता। मुरोंग शू ने झुककर आदर से कहा और तेज नजरों से बोली, मैंने भी उस आदमी को एक बार देखा है। उसने सेंट्रल एरिया में खून की नदी बहा दी थी। बस 3 दिनों में वहां की सबसे बड़ी कंपनी सेरीन शोर्स ट्रेडिंग खत्म हो गई और स्वॉर्ड स्टार एम्पायर के आधे से ज्यादा अधिकारी मारे गए। क्या कोई इंसान अपने ही देश में ऐसा नरसंहार करेगा? बूढ़े के माथे पर बल पड़ गए, लेकिन फिर भी वो थोड़े संकोच में रहा। आपके कहे से तो लगता है कि वो तीसरी फैक्शन का है, लेकिन अगर उसने सेंट्रल एरिया को चोट पहुंचाई है तो क्या वो हमारा दोस्त नहीं हुआ? नहीं, मुरोंग शू ने दृढ़ता से कहा, वो बहुत ही बेरहम है, चालाक और मक्कार। सिर्फ इस वजह से कि उसने सेंट्रल एरिया को नुकसान पहुंचाया, इसका मतलब ये नहीं कि उसका नॉर्दर्न लैंड आना हमारे लिए शुभ है। हो सकता है वो यहां भी वही तबाही मचाना चाहता हो जो वहां की थी। सेक्ट लीडर लियांग, ऐसा मत होने दीजिए। मुरोंग लाई ने बहन की बात से सहमति जताई। मैंने भी उसे देखा है, शांत, संयमी, प्रतिभाशाली और बेहद तेज दिमाग वाला। उसकी चाल ढाल बिल्कुल आम नहीं थी, और उसके साथ एक स्वॉर्ड किंग स्तर की एक्सपर्ट भी थी। जब वो कुछ करेगा तो जरूर बड़ा करेगा। हमें अभी तक उसकी मंशा का अंदाजा नहीं, लेकिन हालात को हमारे काबू में ले लेना बहुत जरूरी है। हम इनविंसिबल स्वॉर्ड के खिलाफ जंग की कगार पर खड़े हैं और किसी और झंझट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, खासकर जब वो हमारी पीठ में छुरा घोंपने वाला हो। मुरोंग क्लैन हेड, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें तुरंत इस पर नियंत्रण पाना होगा। सेक्ट लीडर लियांग ने गहरी सोच में डूबते हुए हाथ जोड़े और कहा, तो बताइए मुरोंग क्लैन हेड, हमारे सेक्ट में किस काम से आए हैं? जो बन पड़ेगा मदद जरूर करूंगा। मुरोंग लाई ने हल्की मुस्कान के साथ उसी तरह जवाब दिया, सेक्ट लीडर लियांग बहुत कृपालु हैं। मैं दरअसल आपसे थोड़ी मदद मांगने आया हूं। मैंने उस महिला से लड़ाई की थी ताकि उनके साथियों को भागने का मौका मिले, लेकिन तबाही इतनी बड़ी थी कि सब सुराग मिट गए। मैं अकेला इतना इलाका नहीं छान सकता। सौभाग्य से आपका सेक्ट पास में है, इसलिए आपसे मदद मांगने चला आया। कृपया, ये तो हमारा कर्तव्य है। आप हमारे होमलैंड की रक्षा में इतने लगे हैं, आपके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं।
सेक्ट लीडर लियांग ने हाथ जोड़कर पूछा, कैसे लोग थे वो? मुरोंगशू बोली, वो लोग 3 हैं। उस महिला को तो बस एक बार देख लो, वही बता देगी कि वो लोग कहाँ हैं। उस आदमी के साथ एक 7 साल की बेहद प्यारी बच्ची भी है, तो उन्हें पहचानना बहुत आसान होगा। हा, तो निश्चिंत रहिए, मेरे शिष्य हजारों मील तक फैल जाएंगे और इतनी साफ पहचान वाले लोगों को जल्दी ही खोज निकालेंगे। और रही बात उस महिला की ताकत की, हा, मुरोंग क्लैनहेड जैसे योद्धा से 8 दिन तक टक्कर लेने वालों से तो हम भी बचकर ही रहेंगे। मिस मुरोंग को बताने की जरूरत नहीं थी, हम तो खुद ही सतर्क रहेंगे। हा। मुरोंगशू मुस्कुराई और सिर हिलाया, जबकि मुरोंग लाई जवाब से संतुष्ट होकर आदरपूर्वक झुके। तुरंत आदेश जारी हुए और पूरा सेक्ट हरकत में आ गया। चारों तरफ से एक्सपर्ट्स आकाश में उड़ चले और पूरे इलाके में फैल गए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्हीं के दरवाजे पर 4 बग्गियां खड़ी थीं और जुओ फैन क्यावर को गोद में लिए एक गोल मटोल अधेड़ आदमी से कुछ व्यापार की बात कर रहा था। आसमान में उड़ते डिसाइपल्स को देख जुओ फैन ने टिप्पणी की, एग्जीक्यूटिव क्यूआई, ये क्या हो रहा है सेक्ट में? क्या तुम लोग जंग की तैयारी में निकले हो जो इतनी फौज भेजी जा रही है? मुझे क्या पता, मुझे तो कोई आदेश नहीं मिला। एग्जीक्यूटिव क्यूआई ने एक जेड स्लिप पर अपनी मुहर लगाई और जुओ फैन को वापस दी, फिर एक डिसाइपल की ओर देखा जो ऊपर से उड़ रहा था। अरे सुनो, क्या हुआ? इतनी अचानक तैनाती क्यों हो रही है? उस डिसाइपल ने वहीं रुककर झुकते हुए कहा, एग्जीक्यूटिव क्यूआई, सेक्ट लीडर ने जासूसों की तलाश का आदेश दिया है। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि एक बच्ची भी साथ है। बच्ची? क्या इस जैसी? जुओ फैन ने क्यावर की ओर इशारा करते हुए कहा, ये मेरी बेटी है, देखो कितनी प्यारी है ना। वो डिसाइपल थोड़ी देर तक आश्चर्य से देखने लगा, लेकिन फिर एग्जीक्यूटिव क्यूआई ने हंसते हुए बात संभाली, स्टीवर्ट कियान है ये, अपने क्लैन के सप्लाई कैरावान का जिम्मेदार। अब इसे ही तलाशने लगोगे क्या? हा। गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।